आरव सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि ऊपर किसी चीज के घसीटने की आवाज आई। ग्रर ग्रर, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींच रहा हो। आरव रुक गया, कैमरे की लाइट ऊपर घुमाई, लेकिन अगले ही पल आवाज बंद हो गई। पूरा सन्नाटा। तभी ऊपर तीसरी मंजिल पर उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में लालटेन। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। आरव का गला सूख गया। उसने कैमरा झूम किया, लेकिन अचानक लालटेन बुझ गई और वो औरत गायब हो गई। उस रात आरव हवेली के अंदर ही रुक गया। उसका इरादा सच रिकॉर्ड करने का था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हवेली भी उसे देख रही थी। रात के करीब 12 बजे ऊपर वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी। आरव टॉर्च लेकर ऊपर गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर पुराना लकड़ी का पालना अपने आप हिल रहा था। ची ची आ, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। और तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद था। उसकी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। आरव धीरे से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, ताजे खून से। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह आरव कस्बे के पुराने लाइब्रेरियन से मिला। नाम था दामोदर काका। उन्होंने हवेली का इतिहास बताया। 25 साल पहले रत्नगढ़ परिवार की छोटी बहू मीरा अचानक मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। वो कहती थी कि हवेली में कोई औरत रहती है जो रात में बच्चों को बुलाती है, लेकिन परिवार ने उसकी बातों को पागलपन समझा। फिर एक एक करके बच्चे गायब होने लगे, नौकर गायब होने लगे और एक रात पूरा परिवार ही गायब हो गया। लेकिन मीरा का शव तहखाने में मिला था। दामोदर काका ने कांपती आवाज में कहा, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। आरव ने